टेम्परेचर करना है। देखो, अब टेम्परेचर का बेसिक आइडिया तो है ही तुम लोगों को, लाइक बहुत सारी बातें वही पुरानी वाली ही हैं। तो एज सच कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इसी चीज को कि इफ दिस इज द अर्थ, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, वैसे सन, अब देखो सन के दो मूवमेंट होंगे, एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा और एक साउथवर्ड मूवमेंट होगा। अब नॉर्थवर्ड मूवमेंट और साउथवर्ड मूवमेंट दोनों जो मूवमेंट्स हैं सन के, इसके बारे में काफी सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि हाउ विल इट इम्पैक्ट व्हाट द क्लाइमेट ऑफ व्हाट मध्य प्रदेश। तो जितना ज्यादा नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है किसका, उतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जितना ज्यादा साउथवर्ड मूवमेंट होगा टेम्परेचर घटता हुआ चला जाएगा। अब ये एक तो बहुत बेसिक बात हो गई विच विच इज इम्पैक्टेड बाय सन। अब जब हम मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी को देखते हैं या मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, when we try to understand, so we have series of mountains, we have what, series of mountains, और केवल मध्य प्रदेश में माउंटेन्स बस नहीं है, we have what, plateaus also। ठीक है, अब ये तो दो बड़ी क्या है, माउंटेन रेंजेस हो गई है ना, एक विंध्याचल और एक तुम्हारी कौन सी, सतपुड़ा, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे अरावलीज देखने को मिल जाएंगी। क्या देखने को मिल जाएंगी, अरावलीज, जिनका कुछ ना कुछ अंश हम सबके घरों में भी है। ठीक है ना, सबने स्टोन्स लगा रखे हैं, तो स्टोन्स कहाँ से निकल करके आए, अरावली से निकल करके आए, एंड वी आर शाउटिंग सेव अरावलीज। सबसे पहले अपने घरों से अरावलीज को निकालो, बोले सर अब वो तो लग गया, है ना। ठीक है, देखो अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे है ईस्टर्न प्लेट्यू, यहां पे क्या है, ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो यू हैव मालवा प्लेट्यू, यहां पे यू हैव बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, अब कुछ चीजें जो हैं जब हम इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हैं एग्जैक्टली तो जो एरिया ओशियंस के पास होगा, किसके पास होगा, ओशियंस के पास, वो ज्यादा गर्म होगा कि ज्यादा ठंडा होगा, हाँ मॉडरेट होगा, कि वहां पे हीट ज्यादा होगी। जो एरिया क्या कहते हैं ओशियंस के पास होता है वहां पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब जहां पे जैसे मान लो ये माउंटेनियस रीजन्स हैं, ठीक है, माउंटेनियस रीजन्स में जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा भी और घट भी जाएगा, दोनों चीजें होंगी। पर जहां पे टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहेगा वो है प्लेन्स, वो क्या है, प्लेन्स। तो जो ये वाला जो पोर्शन हमारा नॉर्दर्न पोर्शन या नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन, ये कंपैरेटिवली बाकी पार्ट से ज्यादा गर्म रहता है। क्या रहता है, ज्यादा गर्म। ज्यादा गर्म क्यों रहता है, सबसे पहला तो प्लेन एरिया है ना, तो विंड्स को मूवमेंट में आसानी होती है, भाई चढ़ना तो है नहीं विंड्स को, चढ़ने के साथ साथ भाई वहां पे भी तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा ही। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम तक क्या रहेगा, गर्म रहेगा। कौन सा एरिया, प्लेन्स वाला एरिया। तो सबसे पहले तो ये जो प्लेन्स है ये सबसे ज्यादा हीटेड रहेंगे। ठीक है, ये एरिया हीट होगा,
पर माउंटेन्स के इफेक्ट कारण कूल भी हो जाएगा, समझ रहे हो? और जो प्लेट्यूज हैं, जो उठे हुए लैंड्स हैं, है ना, कंपेयर्ड विद व्हाट, विद द नॉर्दर्न पोर्शंस, ये उससे ठंडे रहेंगे क्योंकि हाइट पे हैं। बात समझ में आ रही है? और पूरे मध्य प्रदेश में आपको अलग अलग टेम्परेचर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर टेम्परेचर कहीं पे नहीं होता। बस टेम्परेचर का एक फिनोमिनन है जो हम कई दिनों से समझते हुए आ रहे हैं कि अगर सन नॉर्थवर्ड है तो 21 मार्च के बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। 21 मार्च के बाद जब टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा तो फाइनली 21 ऑफ जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में परपेंडिकुलर रेस पड़ेंगी, किसकी? सन की। और बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, कहां? मध्य प्रदेश में। अब जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा? रेनफॉल। अब मेरी बात समझिए, ये वाला पोर्शन कंपैरेटिवली डज इट रिसीव्स ऑप्टिमम रेनफॉल और डज इट रिसीव्स लेस रेनफॉल? लेस रेनफॉल। ऊपर से यहां की अगर आप वेजिटेशन देखोगे तो वेजिटेशन कैसी है? थॉर्न्स एंड बुशेस। तो एक तो रेनफॉल भी कम होती है, प्लस जो वेजिटेशन का टाइप है तो वो भी कंपैरेटिवली इस रीजन का टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ा देता है। तो ये एरिया आपको बाकी एरिया से ज्यादा गर्म दिखाई पड़ेगा। कहां पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब रेनफॉल हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। क्या हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में? रेनफॉल, है ना। अब जब रेनफॉल होनी शुरू होगी तो जब रेनफॉल होती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो कॉन्स्टेंटली रेन हो रही होती है, अगर कॉन्स्टेंटली रेन नहीं होती है तो क्लाउड कवर होता है। क्या होता है? क्लाउड कवर। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम बना रहता है। बहुत डिफरेंसेस, या जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है या जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। 3 से 4 डिग्री। 3 से, अगर सुबह तापमान 29 डिग्री है तो रात में 26 डिग्री होगा। ये जुलाई से लेकर के सितंबर तक आप देखते हैं कि दिन रात बराबर टेम्परेचर रहता है, बहुत डिफरेंस नहीं रहता इसमें। अरे देखते हो टेम्परेचर की? नहीं तो चिल्ला चिल्ला के फोन बताता है कि दिस इज द टेम्परेचर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब जब रेनफॉल हुई, क्या हुई? रेनफॉल होगी तो कंपैरेटिवली बाकी एरियाज जो हॉट थे उनका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, पर यहां टेम्परेचर कम गिरेगा। क्यों? रेनफॉल कम है। यहां टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा। क्यों? रेनफॉल ज्यादा है। पर जो उसका रेन शैडो एरिया है वो कंपैरेटिवली गर्म होगा क्योंकि वहां पे रेनफॉल कम होगी। अब जब मॉनसून खत्म हो जाता है, मॉनसून का जाएगा और क्लाउड थोड़ा सा क्लियर होगा। क्लियर होगा तो क्लाउड जब क्लियर होंगे तो वापस से सन की रेस पड़नी चालू होंगी, तो वापस से वार्मिंग शुरू होती है। रिटर्न ऑफ व्हाट? समर्स और सेकेंड समर्स शुरू होंगे। अब जब सेकेंड समर शुरू होंगे तो आप देखिए इसके बाद अक्टूबर से सन साउथवर्ड मूवमेंट करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करेगा? साउथवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगा तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? टेम्परेचर गिरना। ठीक है। तो आपको कई जगह पे बहुत कम टेम्परेचर दिखाई पड़ेगा, कई जगह पे ऑप्टिमम टेम्परेचर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नॉर्दर्न पोर्शन में दिखाई पड़ेगा। पहले गर्म था, अब क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है। पचमढ़ी वगैरह बहुत ठंडे हो जाएंगे कुछ एरियाज, है ना, वरना बाकी एरियाज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। मालवा ऑप्टिमम, क्योंकि टेबल टॉप लैंड है, प्लेट्यू है ना, टेबल टॉप लैंड है तो वहां पे आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हो? फिर यही साइकिल वापस से क्या होगा? नॉर्थवर्ड मूवमेंट, फिर साउथवर्ड मूवमेंट। और ये नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट के सन से टेम्परेचर चेंज होता रहता है। किसका? मध्य प्रदेश का। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब देखिए, अब एक मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या डिफरेंसेस, क्या अलग अलग एरियाज में टेम्परेचर होते हैं। कहां? मध्य प्रदेश में। चलो, देखिए, अब मध्य प्रदेश का जो ये पोर्शन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये पोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म रहेगा। कौन सा? ये वाला पोर्शन।
यहां पे जो टेम्परेचर है आपको अबाउट 42 सॉरी 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। इस वाले बेल्ट में भी टेम्परेचर अलग दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे भी टेम्परेचर आपको 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है। जो बाकी मध्य प्रदेश बचा, इट हैज समवॉट सिमिलर टेम्परेचर। ये समर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समर्स की। विंटर्स की अलग से बात करेंगे। बाकी हर जगह आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है। तो 42.5 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको पूरा मध्य प्रदेश का क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेचर। पर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है ये नॉर्दर्न पोर्शन में और कुछ साउथ ईस्टर्न पोर्शन में। बाकी जगह पे जो है सिमिलर टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जहां जहां पे ये सेम है ना, सो दे हैव व्हाट सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो कलर सेम है आपको जो देखने को मिल रहा है, अलग अलग कलर जो सेम है, दे हैव व्हाट सिमिलैरिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। हाँ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, एज ऑरेंज वन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सेम। बालाघाट छिंदवाड़ा वाला रीजन है ये। हाँ, 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ हाँ, अलग है ना। नहीं यार, रेड और पिंक तो अलग अलग समझ में आ रहा है। अब कलर्स ही इतने हैं, क्या करूं मैं।
माउंटेन्स के कारण यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है आपको। जहाँ पत्थर होंगे वहाँ हीटिंग ज्यादा होगी ना। हाँ, मानसून एंटर यहीं से करता है, तो गर्मी है तब तो मानसून एंटर कर रहा है ना, लो प्रेशर एरिया पहले अट्रैक्ट करेगा। So this is the temperature variation in temperature where in summers, in what summers, हो गया। अब अगला देख लेते हैं, वेरिएशन इन टेम्परेचर इन व्हाट, इन विंटर्स। अब ये जो ब्लू पोर्शन है, आपको मालूम ही है कि 21 डिग्री, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य प्रदेश को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। इसके नीचे 18 से 20 रहेगा, उसके ऊपर 15 से 18 रहेगा। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाले पोर्शन में अगर आप देखो तो जनवरी का एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है 7.5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज क्या है? 7.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वाला जो पोर्शन है साउथ ईस्ट वाला, यहां विंटर्स में भी टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पे 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। अब जो बाकी पोर्शन बच गया मध्य प्रदेश का, वहां पे अगर आप देखो तो 10 से 12.5 डिग्री एवरेज जनवरी, क्योंकि जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है। जनवरी क्या है? कोल्डेस्ट मंथ। तो यहां पे अगर आप देखो तो टेम्परेचर इज 10 टू 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जनवरी मंथ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज का? टेम्परेचर का। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार कह रही है ना, मेरे मन से नहीं है ये। हम्म। देखो, अगर टेम्परेचर वेरिएशन आएगा तो लिखना तुमको वही पड़ेगा। विद व्हाट? डेटा अगर याद रहे तो ठीक है ना। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था किसका, कैलाश खेर का भाई। हाँ, बोले दाता, तो डेटा कह रहे हैं वो दाता। दाता कौन है? रैम। और रैम क्या है? राम। बोले सब कुछ राम से ही चल रहा है, और चला कौन रहा है? दाता। अरे मैं कहा प्रभु, एक पूकी बाबा थे, बोले अस्त्रालय, है ना, बोले ऑस्ट्रेलिया वहां वेपन रखे गए थे तो वो अस्त्रालय हो गया। अस्त्रालय से ऑस्ट्रेलिया हो गया। मैं कहा वाह, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर वेरी सून। अरे तो थोड़ी बहुत रेशनैलिटी मैं बिल्कुल अपोज नहीं करता, बिल्कुल कथावाचक होने चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए किसको? हम लोगों को अबाउट व्हाट व्हाट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स, क्योंकि टाइम लगेगा, एक पढ़ नहीं पाओगे, है ना।
तो भाई वो उन्होंने पढ़ लिया, उनका काम वही, जैसे मैंने सब कुछ पढ़ लिया तो मेरा काम वही है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ वहां दुनिया भर की जगह, आसानी से एक जगह क्या हुआ आपको मिल गया, आपके नोट्स और बनते जा रहे हैं, तो उनका काम वही है। पर अब मैं ये कहूं कि ये जो टेम्परेचर है ये बकवास है, सरकार गलत कह रही है ना। ठंडी कब पड़ती है, जब मैं चाहता हूं, समझ गए। बोले सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है, बोले ग्लास में। तो ऐसी बातें थोड़ी भाई, सबसे ज्यादा बर्फ तो हमेशा हिमालयाज में ही पड़ेगी। तो ये वही वाली बातें हैं। तो मैं उनकी बातें सुन, कैलाश खेर की बहुत रेस्पेक्ट करता था यार, अच्छे गाने आने गाते हैं, बढ़िया दो चार अच्छे गाने उनके, है ना। फिर मैं कहा वाह, हे प्रभु, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हो गया, इसको लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, क्या है। अरे 3 दिन से यही कर रहे हैं मेरे भाई, 3 दिन से तुम्हारी क्लास में केवल सन का क्या हो रहा है, मूवमेंट चल रहा है। अब तो तुमको याद हो गया होगा कि नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, यही चल रहा है 3 दिन से। भाई बाकी किसी भी जगह नहीं बताते हैं ये सब, सिंपल जो जहां पे लिखा हुआ है बता देंगे, किसी किताब कहां आती है कर लो। इंग्लिश मीडियम में तो खास तौर पे लीपा पोती एमपी के नाम पे, और 3 क्लाइमेट 1 दिन का टॉपिक है, 3 दिन से कर रहे हैं भाई। क्यों, अब पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल गई, कैसा भी सवाल आएगा कहीं से भी घुमा करके कुछ भी, तुमको इंडियन ज्योग्राफी भी मालूम है, अब एमपी भी वैसा ही बिहेव करेगा। ये कोई फैक्टर नहीं ना हमारे पास अलग से। भाई हमने जब क्लास की शुरुआत की थी तो वी हैव डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट व्हाट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या उसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है, क्लियर एज दैट। चलो अगली हेडिंग डालो, सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कोई हो अगर तो आपके पास समय है, पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉइल। सॉइल आप पढ़ चुके हो ना, किसमें, ज्योग्राफी में कवर्ड है ना। ठीक है, तो फिर मैं बहुत ज्यादा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, कैसे कौन सी अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, कौन सी डिपोजिशनल है, कौन सी एओलाइन है, कौन सी टॉलिन है ना। देयर आर डिफरेंट, एक तो कैरियर के हिसाब से होती है, एक केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से होती है, एक आईसीएआर के हिसाब से होती है आर्ट टाइप की, है ना। और एक और वो इंसेप्टिसॉल, है ना। ये तो कई सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है किसके, सॉइल के। तो यू हैव डन दैट इन ज्योग्राफी। ठीक है चलो, तो हम केवल अब हेडिंग डाल लो सॉइल्स इन मध्य प्रदेश, है ना। हाँ सॉइल्स इन मध्य प्रदेश ही लिखा है ना, हाँ ये सॉइल्स लिख लिया। हाँ चलो, सॉइल्स इन मध्य प्रदेश। देखो, तो मध्य प्रदेश में व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया तो सारी सॉइल्स तो नहीं मिलती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एसिडिक सॉइल्स हैं, कौन सॉइल्स हैं, तो क्या मिलेगी मध्य प्रदेश में, कुछ एरियाज में मिलेगी। एसिडिक सॉइल्स बनती कैसे हैं, बोले बस यही तो नहीं पूछना था सर, बाकी हम हाँ 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 हाँ। क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग। कल वापस से एक बार फिर से दुख हुआ, है ना, बहुत दुख है जीवन में भाई। कल उत्तराखंड का वापस से रिवाइज रिजल्ट आया, एक क्वेश्चन को लेकर के प्रॉब्लम थी, वहां का हाई कोर्ट हमारे हाई कोर्ट जैसा नहीं है, उसने ऑर्डर किया कि सुधार करके रिजल्ट इंप्रूव करके दो। तो मेरे मार्क्स जो हैं बढ़ के हो गए 90, 90 पॉइंट समथिंग, कट ऑफ है 92 पॉइंट समथिंग। एक सवाल, और 3 सवाल पॉलिटी के गलत हुए थे मेरे से, तो ठीक से याद है, बनते हुए सवाल निपटा के आया था मैं, है ना, वरना अप्रैल में फिर से एक मेन सवाल लिखता मैं। तो कल इतनी तेज गुस्सा ही कुछ देर के लिए, मैं बोला भाई ये दुख खत्म काहे नहीं होता, मतलब ऐसे 70 पे रुक जाऊं, 65 पे रुक जाऊं, तो समझ में आई फिर से पढ़ रहे, है ना। अब वो एक तो पूरा उत्तराखंड तैयार किया, फिर जो है 1-2 नंबर
वो बहुत बुरा लगता है। तो कल फिर से दुख हुआ, और जैसे रिजल्ट आए तो मैं अपना रोल नंबर ढूंढने लगा। मैं खुश हो गया कट ऑफ देख के, बोला इतने तो हो गए होंगे अब अपने, बस चलो। रूममेट बोलता क्या हो गया, शांत क्यों है? बोला 5 मिनट रुक, मैं रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। फिर मैं लगा नहीं हुआ भाई, कोई बात, आगे पढ़ो, क्या कर सकते हो, नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर 5 जुलाई को है, फिर एक बार बेइज्जती कराएंगे। 26 अप्रैल को तो होगा ही। मेरा टारगेट तो एमपी के बाहरी नौकरी करने का है ना, यहाँ देख लिया मैंने। हाँ नहीं यहाँ पे नहीं, स्टेट अपना है, कुछ कहना नहीं चाहिए। चलो यार खैर, चलो तुम लोग जोर मत लो, बस ये जो 1-2 नंबर से रह रहा है ना, उसका रीजन है, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, दैट इज देयर इज समवेयर, या तो प्रैक्टिस में कमी है ना, या वो जो एग्जाम फियर है वो अभी भी मैं दूर नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रीलिम्स, क्योंकि जब आपका 2-3 बार प्रीलिम्स रुक जाता है ना, फिर दिमाग में एक डर बैठ जाता है, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो, समझे आप? तो इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो। देखो तो समझना, अब मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी सॉइल? अलूवियल सॉइल। कौन सी सॉइल? अलूवियल सॉइल। क्यों अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगी? हाँ, क्योंकि चंबल ड्रेन करती है, तो चंबल के बेसिन के कारण बहुत ज्यादा यहां पे यू विल सी व्हाट, अलूवियल सॉइल। अब जो पूरा आपका क्या कहते हैं मालवा वाला रीजन है, कौन सा रीजन है? मालवा वाला रीजन। तो मालवा वाले रीजन में आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है ना, जिसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, या जिसको हम सिंपली कह देते हैं कि इट इज व्हाट, सेल्फ टिल्ड सॉइल। क्लियर है बात? अब इसमें भी कई सारी जो है कैटेगरीज हैं, किसमें? व्हाट? इन ब्लैक सॉइल you have dark black soil, you have simple black soil, है ना, then you have light colored black soil. देखो तो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि नर्मदा रिवर के आसपास भी ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस पूरे पोर्शन में यू विल फाइंड डार्क ब्लैक सॉइल। क्या देखने को मिलेगी आपको? डार्क ब्लैक सॉइल। ठीक है। अब ये वाला जो है, यहां पे आपको सिंपल ब्लैक सॉइल मिलेगा। यू विल फाइंड व्हाट? सिंपल ब्लैक सॉइल। और ये वाला जो पोर्शन है, हियर यू हैव लाइट कलर्ड ब्लैक सॉइल या लाइट ब्लैक सॉइल। क्या मिलेगा यहाँ पे? लाइट ब्लैक सॉइल। ठीक है। इस वाले पोर्शन में आपको मिलेगा लेटराइट सॉइल। क्या मिलेगा? लेटराइट सॉइल। मार्क कर दूंगा, डोंट वरी। यहां पे लेटराइट सॉइल है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में यू विल फाइंड रेड येलो सॉइल। क्या मिलेगा आपको? रेड येलो सॉइल। हियर यू हैव रेड येलो सॉइल, ठीक है। और बाकी पोर्शन में आपको मिक्स सॉइल मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्स सॉइल। ये पोर्शन किसका है?
मिक्स सॉइल का। ठीक है, अब हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, देखो, तो ये वाले पोर्शन में क्या मिलेगा आपको? अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल इज ड्रेन बाय रिवर सिंपली, केवल चंबल नहीं, बाय व्हाट? रिवर्स। तो यहां पे यू हैव अलूवियल सॉइल, है ना? क्या है आपके पास? अलूवियल सॉइल है। ठीक, ये वाला जो क्रॉस बना हुआ है, दिस इज व्हाट? डार्क ब्लैक सॉइल। दिस इज सिंपल ब्लैक सॉइल। दिस इज लाइट ब्लैक सॉइल। दिस इज लेटराइट सॉइल। दिस इज व्हाट? रेड येलो सॉइल। और यहां पे क्या है आपके पास? मिक्स सॉइल। तो ये सॉइल प्रोफाइल है किसका? मध्य प्रदेश का, जो अलग अलग सॉइल्स आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। क्या हो गया? कुछ हो गया या? सॉरी। हो गया? बढ़े आगे? चलो हेडिंग डालो, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स? अरे आर्कियन नीज ये थोड़ी इग्नियस रॉक्स है। अरे प्रभु, देखो, बताओ। बस। और नहीं होती? ये है मैग्मा। ये क्या है? कि लावा। अब ये जब ये फटेगा तो क्या डिपॉजिट होगा? मैग्मा की लावा। ठीक है, अब ये जो लावा है, ये डिपॉजिट होता है एक कहां पे?
ऑन दी सरफेस और एक कहां पे, इनसाइड दी सरफेस। एक कहां, आउटसाइड दी सरफेस और एक इनसाइड दी सरफेस। तो जो आउटसाइड दी सरफेस डिपॉजिट हुआ उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये क्या है, इंट्रूसिव। इसके अलावा अगर आप देखो तो दो इनमें कैटेगरी एक और होती है, एक होती है एसिडिक और एक होती है बेसिक। तो जिसमें सिलिका कंटेंट 65% से ज्यादा है वो क्या है, और जिसमें 65% से कम है वो क्या है ना। तो अब क्या कहते हैं, लावा भी अगर आप देखो तो लावा दो तरह से डिपॉजिट होता है। जो लावा बाहर डिपॉजिट होता है वो लगभग बेसाल्टिक लावा होता है। क्या होता है, बेसाल्टिक लावा। क्लियर। तो जब ये बेसाल्टिक लावा, इसमें जब वेदरिंग और इरोजन होता है, क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन। देखो दो चीजें होती हैं, आप समझिएगा, है ना। ये सपोज करिए दिस इज ईदर दिस इज इग्नियस रॉक, है ना, कोई भी रॉक हो, चाहे इग्नियस हो, चाहे सेडिमेंट्री हो, और चाहे मेटामॉर्फिक हो। तीन तरह के मेजर रॉक्स होते हैं। तीनों में से कोई भी रॉक हो, इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक हो, इन जब तीनों तरह की ही रॉक्स में दो चीजें होंगी। सबसे पहला आप समझो कि अगर इनमें जो है यू आर सीइंग वेदरिंग, क्या देख रहे हो, वेदरिंग, वेदरिंग के साथ साथ इरोजन। क्या होगा, वेदरिंग और, तो अगर इन किसी भी रॉक्स में वेदरिंग या इरोजन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेडिमेंट्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, सेडिमेंट्स में, है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोल देते हैं। अब जब इन सेडिमेंट्स में दो चीजें लगती हैं, क्या लगती हैं, दो चीजें। एक क्या लगेगा, एक लगेगा टेम्परेचर, एक लगेगा प्रेशर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, टेम्परेचर प्रेशर लग गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हाँ, उल्टा बोल गए तुम लोग। देखो जब इनमें पहले तो आप समझिए कि पहले इनमें टेम्परेचर और प्रेशर लगने के पहले दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सीमेंटेशन और एक होता है क्या, कॉम्पैक्शन। एक क्या होगा, सीमेंटेशन, एक क्या होगा, तो इससे क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक। इससे क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अब जब सेडिमेंट्री रॉक में दो चीजें, एक हीट और एक प्रेशर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक में। सेम विद व्हाट, विद इग्नियस रॉक्स आल्सो। कि इग्नियस रॉक्स में जब क्या होगा, वेदरिंग और इरोजन, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्री बन जाएगा। और जब इग्नियस रॉक्स में डायरेक्टली टेम्परेचर और प्रेशर पड़ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स में कभी भी जो पेरेंट रॉक होती है उसकी कोई भी टेंडेंसी दिखने को नहीं मिलती। क्लियर है। तो ये जो इग्नियस रॉक्स में जो बेसाल्टिक रॉक्स हैं, तो जब बेसाल्टिक रॉक्स का क्या हुआ, वेदरिंग और इरोजन, तो सेडिमेंट्स में बट गए। तो सेडिमेंट्स में बटने के बाद ही जेनेसिस हुआ किसका, ब्लैक सॉइल का। किसका, तो ये बेसाल्टिक रॉक्स के वेदरिंग और इरोजन से क्या क्रिएट हुए हैं, ब्लैक सॉइल। क्लियर है। चलो तो लिख लो, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ड्यू टू weathering and erosion of, due to weathering and erosion of basaltic rocks, due to weathering and erosion of basaltic rocks। ठीक है। फिर लिख लो एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एक जो मिलते हैं एलिमेंट्स फाउंड
in black soil. Elements found in black soil: iron, lime, magnesium. Iron, lime, magnesium. Not found. Minerals not found in what? Black soil: nitrogen, phosphate, humus. नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ह्यूमस, ये नहीं मिलता है। ठीक है, फिर लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल। है ना? ड्यू टू इट्स properties, it is also called as self-tilled soil. Self-tilled soil. And it is found in the largest area of Madhya Pradesh. It is found in the largest area of Madhya Pradesh, especially in Malwa Plateau, especially किसी का रिजल्ट आएगा आज? अच्छा, रवि सर का बर्थडे है? हाँ, आज ही है ना, ग्रुप में आया ना अभी। सर पार्टी? हाँ, बस और क्या, फिर पार्टी। चलो, हाँ, क्या लिखा आपने? हाँ, स्पेशली इन मालवा प्लेट्यू, नर्मदा वैली, and certain parts of Satpura. And certain parts of Satpura. It is suitable for cotton, soybean, and wheat. It is suitable for cotton, soybean, and wheat. ठीक है, अगला लिखो, रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल। सेल्फ टिल्ड सॉइल इसलिए कि जब इसमें पानी पड़ता है ना, तो ये अपने आप चिपकने लगती है, और जब ये मॉइस्चर रिटेन कर लेती है गर्मियों में, तो अपने आप बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो इसमें टिलिंग की कम आवश्यकता होती है एज कंपेयर टू व्हाट अदर सॉइल्स। बाकी सॉइल्स में जो जोत है या जो टिलिंग का सीजन है वो बड़ी मुश्किल से आता है ना। जितने लोग किसान होंगे उनको मालूम होगा कि जब भी आप फसल काट लेते हैं, है ना, फसल काटने के बाद एक बार आपको खेत को टिल करना पड़ता है, ताकि जब बारिश आए तो मॉइस्चर उसमें चला जाए, तो क्रैक्स पड़ जाएं, है ना। और क्रैक्स पड़ने के बाद जो है वो उसको हम सूटेबल समझते हैं कि अब क्या करना है, अब वापस इसकी टिलिंग की जा सकती है ना। और इसमें क्या होता है कि अपने आप पानी पड़ने के बाद क्रैक्स बन जाते हैं, तो टिलिंग की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। किसानों को मालूम होगा, सबसे दुखदाई वही होता है, फसल कटने के बाद एक बार फिर से टिलिंग करो, फिर जैसे ही बारिश खत्म हो तो प्रॉपरली फिर आपको रेगुलर इंटरवल्स में खेत जाते रहना पड़ता है। हर खेत में अलग अलग टाइम पे क्या आती है, टिलिंग आती है, मालूम है ना। अगर सही टाइम पे टिलिंग नहीं करी तो खेत क्या हो जाता है, हाँ, अरे खराब हो जाता है। अरे मतलब उसे प्रॉपर फिर फसल नहीं ले पाओगे, टाइट हो गया ना बहुत ज्यादा, तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट
यूज कल्टीवेटर्स। भाई हम लोग किसान हैं, भारत आजीवन खेती करता रहा है, ये पूरी जनरेशन वही है, बोले पानी कहाँ से आता है, टैप से, है ना, क्यों कभी बोरवेल देखा ही नहीं, है ना, कुआं बावड़ी देखे ही नहीं। हाँ तो गांव का है ना तू, हाँ तो गांव के लोग इसीलिए तो अच्छे होते हैं ना, इसमें बुराई कौन सी है। अरे गांव के लोगों में बड़ी समझ होती है, तुमको बोल दे आंवले और नीम में अंतर बता दो, बता दोगे, है ना, कुछ कठिन बता, है ना। अच्छा, तुम अंतर नहीं बताओगे, पता किसमें, अ, हाँ? दालों में अंतर शायद, हाँ ये येलो, येलो, येलो दाल, ग्रीन दाल, है ना, रेड दाल, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, है ना, मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, तुअर की दाल होती है, चने की दाल होती है, हाँ, मूंग की दाल होती है, हाँ अरहर होगी ना, अरहर तुअर एक ही है, डिफरेंस बता लोगे सभी में, किसमें, हाँ अफीम और पालक में नहीं, अफीम के पत्ते में और पालक के पत्ते में अंतर नहीं बता पाएंगे, बता दोगे। नहीं अभी तो बता ही देंगे, क्योंकि मालूम है यहाँ आएगा तो है नहीं, है ना, हाँ। नहीं बता पाओगे, बहुत बहुत, अरे ऐसा कहने की बात है, कभी जंगल वंगल चलेंगे तो मैं पूछूंगा ये कौन सा पेड़ है। अच्छा, तीतर और बटेर में क्या अंतर होता है, तीतर और बटेर में क्या अंतर होता है। टेस्ट का डिफरेंस होता है, अरे यार, पहले सर आफ्टर इफेक्ट मालूम है। पैरेट और पैराकीट में क्या अंतर होता है, बोले हमको तो सब तोता ही मालूम है। हर चीज, हरा दिखने वाला हर जानवर तोता होता है, हैं? पैरेट्स और पैराकीट्स में अंतर होता है ना, स्पेलिंग का अंतर होता है, वाह। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है सर, सबसे पहला तो स्पेलिंग का ही अंतर है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। चलो खैर कोई बात नहीं, सीख जाओगे सीख जाओगे, आप अधिकारी बनने के बाद लोक सेवा आयोग की ट्रेनिंग में सारी चीजें सिखाएंगे वो आपको। हो गया।